अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद बाकर सबसे पहले इस खुसूसी प्रोग्राम मुकदमा में ताज़ियत पेश करता हूँ उन तबाहाल और उन गमों से निढाल घर वालों को जो दहली में अपनों से बिछड़ गए, जिनके अपनों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया 3-4 रोज के दंगे फसाद में बलवाइयों ने और दहशतगर्दों ने। सबसे पहले मैं उनको ताज़ियत पेश करूंगा और ज़रूर यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि सिर्फ अल्फाज के ज़रिए, बयानबाजी के ज़रिए इनके उस दर्द को और उनके उस तकलीफ़ को हम जो है अदा नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते जो इन पर टूट पड़ी है। यकीनन आज कुछ माएँ कह रही हैं, कुछ वो लोग कह रहे हैं जिनके लख्त जिगर अब उनसे हमेशा के लिए छीन लिए गए। दहली से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि दहली को गुजरात बना दिया गया। 24, 25, 26 और 27 फरवरी के 4 दिन और 4 रातें शुमाल मशरकी दहली के लोगों की जिंदगी के लिए इंतहाई खौफनाक, दहशतनाक और दर्दनाक साबित हुए। यहाँ याद रखे जाने वाली बात है कि गुजरात के मखसूस आबादी वाले इलाकों को साल 2002 में आग में झोंक दिया गया था और साल 2020 में शुमाल मशरकी दहली के इलाकों में उसी तर्ज के दहशतगर्द बलवाइयों, लुटेरों का मुबैना तौर पर भरपूर इस्तेमाल करते हुए शुमाल मशरकी दहली में कत्ले आम किया गया। मैं जरूर यहां पर कहूंगा कि कत्ले आम किया गया। चौबीस फरवरी से 27 फरवरी तक शुमाल मशरकी दहली में फूट पड़ने वाले तशद्दुद में 42 लोगों की जानी चली गई। बहुत से लोग लापता हो गए, सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए। मरने वालों में मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं। ये मैं इसलिए कड़वी बात कर रहा हूं क्योंकि गुजरात को जलाने वालों ने तब भी हिंदू मुस्लिम के नाम ही फसाद करवाया था, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आज कोई लीडर ये तो कह रहा है कि हम खास कपड़े पहने वालों को दहशतगर्द कह सकते हैं, लेकिन अपनी सियासत के लिए लोगों का कत्लेआम करने, शहरों देहातों को आग लगा देने वालों को हमें क्या लीडर और नेता कहना पड़ेगा, ये अहम सवाल है। ये भी सच है, चाहे जितना इनकार कर लिया जाए, सबका साथ सबका विकास का नारा देने और डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद करते हुए शेखी बगाड़ने वालों को आज दुनिया हक़ारत की नजर से देख रही है। हम अपने मुल्क में जिन्हें लीडर कहते हैं, इन्हें यह जरूर समझ लेना चाहिए कि जब इंसान का खून गिरता है तो वो खाली नहीं जाता। बेकसूरों के खून की लाली कातिलीन के चेहरों को एक न एक दिन काले जरूर कर रहती है। ये तारीख गवाह है और दुनिया उनको फिरौन, नमरूद, यजीद, हलाकू, मैसोलोनी और हिटलर जैसे जालिमों के नाम से याद करती है और याद करेगी। महात्मा गांधी का नाम आजादी और अमन के नाम से याद रखा जाएगा तो वहीं नाथुराम गोडसे को गोली मारने वाले भारत के पहले दहशतगर्द के तौर पर याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। शुमाल मशरकी दहली में दहशतगर्द बलवाइयों के खूब कत्ले आम के तीसरे दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से अमन की बरकरारी की अपील की, लेकिन उन्होंने इसमें देर कर दी। सरहद पार घुसकर खतरनाक अस्करी कैंप्स को तबाह व ताराज कर देने, अपनी हुकूमत को ताकतवर करार देते रहने वाले नरेंद्र मोदी शुमाल मशरकी दहली में घुस आने वाले दहशतगर्दों के आगे किस तरह कमजोर पड़ गए, जिन्होंने 3 दिन तक लोगों के घरों में घुस कर हमले किए और वो निहत्ते रास्ते चलते लोगों पर हमला करते रहे, इनको कत्ल करते रहे। मकानात, दुकानात, बाजारों को चुन चुन कर आग की नजर किया गया। ये सब ताकतवर तरीन मोदी सरकार की नाक के नीचे चलता रहा, लेकिन मोदी और अमित शाह उस कत्लेआम को रोकने में नाकाम रहे, ऐसे ही जैसे वो गुजरात में नाकाम रहे थे। यकीनन वो गुजरात में नाकाम रहे थे, वही नजारा हमने शुमाल मशरकी दहली में देखा। कितना शर्मनाक और बदनुमा इत्तेफाक है कि गुजरात में भी पुलिस दहशतगर्द बलवाइयों और कातिलीन के साथ बताई गई थी और आज शुमाल मशरकी दहली में भी पुलिस का उसी तरह का मुजाहरा देखने को मिला। 27 फरवरी
जुमेरात के दिन शुमाल मशरकी दिल्ली के कर्फ्यू ज़दा इलाकों में इज़्तिराब आमेज सन्नाटा देखा गया। वहीं दीगर इलाकों में तनाव और कशीदगी बरकरार रही, जबकि ताहाल शुमाल मशरकी दिल्ली संभल नहीं पाई है। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी तो यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में सब कुछ भला चंगा है और सारे मामलात अंडर कंट्रोल है, कंट्रोल में ले लिए गए हैं। फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस के अफसरान भी जो है मैदान में हैं और वो सड़कों पर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इत्मीनान रखें, जो हो गया सो हो गया, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई क्यों हो गया? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों ऐसा हो गया? आप क्या कर रहे थे? आज आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आज आप लोगों को यकीन दिला रहे हैं और इत्मीनान दिला रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये मामूली बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप यूं ही कह दें और निकल जाएं। क्यों हो गया? सवाल यहाँ पर यह है कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। एक जान, दो जान, तीन जान की बात नहीं है, बल्कि दर्जनों अफराद की जानें चली गई हैं और बेदर्दी के साथ इनका कत्ले आम किया गया है। लोगों की इमलाक को तहस नहस किया गया है, आग की नजर कर दिया गया है और इस दरमियान पुलिस कई मकामात पर गायब रही और कई मकामात पर मौजूद रही। तो उसका रोल क्या रहा, इसका जायजा खुद आपको लेना होगा। ये असल मामला क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा। बसूरत दीगर आपने क्या किया, ये दुनिया ने देख लिया है, सारे मुल्क ने देख लिया है कि आपकी क्या पॉलिसी रही। आप वर्दी में थे तो क्या वो आप ही थे या फिर कोई और थे? इसलिए कि बलवाई भी संगबारी कर रहे थे, बलवाई भी हमले कर रहे थे और आपके वर्दी में जो लोग नजर आ रहे थे वो खामोश या तो तमाशाई बने थे या फिर उन्हीं बलवाइयों के साथ आप किसी और को निशाना बना रहे थे। ये आपसे सवाल होता रहेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने भी आपसे सवाल किया, आपकी सरजनिश की, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, बल्कि आपकी हुकूमत ने, हम जरूर कहेंगे ये हुकूमत किसी खास मामले में जो है अपने खास रोल को अदा कर रही है। ये भारतीयों की हुकूमत नहीं हो सकती। इस हुकूमत ने उस जज की, उस मोहतरम जज की, जिन्होंने सरजनिश की थी पुलिस की, जिन्होंने सवाल किया था पुलिस के रोल पर, जिन्होंने सवाल किया उन इश्तियाल अंगेज बयान देने वालों के हवाले से और उन पर FIR करने के हवाले से, तो उनका तबादला कर दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है, जवाब आपको देना होगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आज भारतीय आपसे सवाल कर रहे हैं, कल या फिर आज ही जरूर जो है दुनिया आपसे सवाल करेगी और सवाल कर रही है। पहले बयानों को उचित ठहराने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आपने जस्टिस मुरलीधर को ही ट्रांसफर कर दिया, जिससे पुलिस को जिन्होंने पुलिस को आपकी पार्टी के नेताओं की जांच का आदेश दिया था। दिल्ली के GTB अस्पताल में बड़ी तादाद में जख्मी अफराद जेर इलाज हैं। GTB अस्पताल चौथे दिन भी मुसलसल जख्मियों को मुंतकिल यहां पर करते हुए, जख्मियों को लाते हुए यहां पर देखा गया। चांदबाग, भजनपुरा, खजूरी खास, बाबरपुर, जौहरीपुर, जाफराबाद, करवाल नगर, अशोक नगर इलाकों में जुमेरात के रोज अगरचे फोर्सेस और पुलिस की तैनाती के दौरान इमलाक के तबाहशुदा मलबों की सफाई की गई, लेकिन ये नजारे भी महज दिखावे साबित हुए। दिल्ली के चांदबाग, मौजपुर और जाफराबाद में फोर्सेस को फ्लैग मार्च करते हुए देखा जा रहा है। इस दौरान पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर OP मिश्रा ऐलान करते हुए लोगों को बेखौफ रहने और दवाओं और खाने पीने के सामान बेचने वाली दुकानात खोल देने का मशवरा देते हैं। यहाँ ये बात गौरतलब है कि जब किसी मोहल्ले में दर्जनों लोगों का कत्ल कर दिया जाए, खानदानों के खानदान तबाह व ताराज कर दिए जाएं, जिंदगियां उजाड़ दी जाएं, मकानात दुकानात को राख का ढेर बना दिया जाए, 2-3 दिनों के दौरान किसी का सब कुछ छीन लिया जाए और इसके बाद बड़े इत्मीनान के साथ आकर कोई पुलिस अफसर ये कहे कि अब बेफिक्र हो जाएं, बेखौफ हो जाएं, दुकानात खोल दें, तो ये जख्मों पर नमक नहीं बल्कि गम व तकलीफ से बेहाल लोगों के आंसुओं का मजाक है। तमाम सूरत हाल को आप देख रहे हैं। मैं यहाँ रिवायती बात नहीं करना चाहूंगा, बल्कि मेरा बुनियादी नुक्ता यही है कि चाहे 1984 के दिल्ली के फसादात हों, गुजरात 2002 के फसादात हों,
या फिर आज का शुमाल मशरकी दिल्ली का जो फसाद फूट पड़ा, इन सभी में होने वाले कत्लेआम में और तबाही के बाद हुकूमतें अपने रिवायती बयानात जारी करते हैं और वही अब भी हो रहा है। लेकिन यहां समझने की जरूरत यह है कि हुकूमतें फसाद कहकर, सिर्फ फसाद कहकर इसकी जिम्मेदारी चंद फसादियों के सर नहीं थोप सकती, इसलिए कि तारीख गवाह है जिसमें फसाद हुए नहीं बल्कि फसाद करवाए गए, करवाए जाते हैं, करवाए जा रहे हैं। मंसूबाबंद तरीके से किसी शहर, किसी मोहल्ले में फसादियों की टोलियों को भेज कर तबाही मचाना फिरका वाराना फसाद नहीं बल्कि इसको कहा जा रहा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, तशद्दुद बल्कि दहशतगर्दी, जिसमें कत्ल गारत करने वाले दहशतगर्दों को पत्थर, लाठी, सलाखें, हॉकियां, पेट्रोल बम, यहां तक के देसी कट्टे, बंदूकें भी दी जा रही हैं ताकि वो अच्छी तरह से अपने कॉन्ट्रैक्ट का काम कर सकें, यह कहा जा रहा है। और यह सूरत हाल नजर आ रही है। इससे भी बढ़कर शर्मनाक इल्जामात ये भी हैं कि इन किराए के हमला आवर दहशतगर्दों को पुलिस की मुकम्मल पुष्ट पनाही फराहम है, जिसकी गवाही खुद मुतासिरीन दे रहे हैं और वो वीडियो क्लिप्स दे रहे हैं जिसकी तहकीकात यकीनन जरूरी है, जिसमें खुलेआम हमला आवर दहशतगर्द श्री राम के नारे लगाते हुए एक खास तबके के लोगों को गाली गलौज करते हुए और खुले तौर पर अपने संगीन जराइम का एतराफ करते हुए देखे जा रहे हैं। ये हिंदू और मुसलमान का कतई तौर पर मामला नहीं है, हर कोई कह रहा है। जितने भी मुतासिरीन हैं इनमें बड़ी तादाद, जिन हमने भी उनसे बात की, और इसके अलावा अगर देखें तो सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि खुद लोग कह रहे हैं, जो मुतासिरीन है वो कह रहे हैं कि ये हिंदू और मुसलमान का मामला कतई तौर पर नहीं है, ये एक साजिश है। लेकिन साजिश करने वाला कौन है, इसका कौन, इस हवाले से कौन तहकीकात करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुई इस तबाही को कोई तशद्दुद कह रहा है तो कोई फसाद, और अभी ये तबाही मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं है। लेकिन इस पर बिलखुसूस दिल्ली से चलने वाले चैनल्स जिस तरह की रिपोर्टिंग और कवरेज दे रहे हैं, इसका हम एक नजर डालें, इसलिए कि आज के न्यूज चैनल्स दरअसल हुकूमत के मिजाज और उसकी पॉलिसियों का आईनादार बने हुए हैं। हम ये कह सकते हैं अगर इनका हम जायजा लें तो दर्पण बने हुए हैं इनके, यानी हुकूमत क्या करने वाली है या क्या करने की मंसूबाबंदी कर रही है, इसका जायजा अगर बाशऊर अफराद लेना चाहें तो इन्हें पता चल जाएगा कि हुकूमत का अगला कदम क्या हो सकता है। वो मीडिया जिसको जमहूरियत का सुतून कहा जाता है, वो हुकूमतों का आईनादार बनी हुई है। वो हुकूमतों से सवाल नहीं कर रहे हैं बल्कि हुकूमतों के तर्जुमान बने हुए हैं। लेकिन आज इसी मीडिया को गोदी मीडिया का नाम शायद इसीलिए दिया गया है कि वो हुकूमतों से सवाल नहीं कर रहे बल्कि हुकूमतों की तर्जुमान बने हुए हैं। तो नाज़रीन, यहां पर यह नोट किया जाए कि आज हमारे न्यूज चैनल्स शुमाल मशरक़ी दिल्ली की तबाही के दौरान और ताहाल किस तरह से अपने लब व लहजे और कवरेज में तब्दीली लाते रहे हैं, किस बात पर वो जोर दे रहे हैं और किस बात को वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली में हुए कत्लेआम को वो एक ऐसे फसाद के तौर पर पेश कर रहे हैं जो मुल्क मुखालिफ लोगों के खिलाफ अचानक भड़क उठा, यानी मुल्क की मुखालिफत करने वालों के खिलाफ एक गम व गुस्सा था, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यानी जो CAA की मुखालिफत कर रहे हैं, इनको खुले और छुपे अंदाज में मुल्क मुखालिफ करार दिया जा रहा है और ये मीडिया करार दे रही है। तो यहां समझने वाली बात है कि ये मीडिया क्या कह रही है उन लोगों को, जिन लोगों को इसी मीडिया ने कवरेज दिया, जिनको बिठा कर नफरत आमेज बयानात इन्होंने दिलवाए और जिनको बिठा कर ऐसी नफरतें डाली इसी मीडिया ने मुकम्मल मौका दिया कपिल मिश्रा को। इसी मीडिया ने मुकम्मल मौका दिया उन लोगों को जो नफरत फैलाते हैं, और फिर इसके बाद यही मीडिया आज मैदान में आकर मगरमच्छ के आंसू बहाती है और यही मीडिया के एंकर्स ऐसे प्रोग्राम पेश करते हैं जिसमें बिलवास्ता तौर पर एक तबके को जो निशाना बनाया जाता है। आज भी इनका रवैया यही है, आज भी इनकी रविश यही है कि ये आज भी एक तबके के खिलाफ नफरत को फैला रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो लाशों पर ये अपने मफादात को टटोल रहे हैं, लाशों पर ये अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। आज अगर हम मीडिया की बात करें तो कुछ वक्त के लिए ये कवरेज जरूर चला रहे हैं, ये जरूर बता रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर हिंदू का भी जो है घर जला है, यहाँ पर मुसलमान का भी घर जला है, लेकिन इसके बाद जो इनका कंक्लूजन होता है वो जरूर फिरका वाराना होता है,
वो जरूर एक तबके के खिलाफ आग लगाने वाला होता है, नफरत आमेज होता है, और वही है। तो हम यहां जरूर ये कह सकते हैं कि इसी इनकी नफरत ने दिल्ली को एक आग में झोंक कर रख दिया। हम यहाँ बैठे थे, हम और आप कितने लोग थे? हम यहाँ ये इस जगह पे 45-50 में काफी महिलाएं ठीक है। तो दोनों जब उन लोगों ने आके पत्थर मारे और उनके पास बड़ी बड़ी बोतलें थी, पता नहीं भाई ने क्या था वो, तो अमित शाह ने जो है 20 करोड़ रुपया दिया था उन लोगों के लिए, जो कि मुझे पता है 20 करोड़ रुपया दिया था बाहर के लोगों को बुलाने के लिए और इसे दिया था कपिल मिश्रा के लिए। उसने बाहर से घी के डिब्बे में रख कर उसमें औजार आई थी और नाले आई थी, तोहफे आई थी मारने के लिए हमारे लिए। ये आपको 2-3 दिन पहले सूचना मिल रही थी ऐसा हो रहा है? जी हाँ, हमें पता तो थी। हाँ, तो आपने पुलिस को सूचित किया? बहुत दिया, पुलिस ने नहीं उठाया बिल्कुल भी। 20 करोड़ रुपया, हाँ बहुत बहुत दिए हमने। सुनो, फिर उसके बाद जब वो आपको आए तो हमारी तरफ से फिर यहाँ ऊपर से जब उन्होंने पत्थरबाजी करी है तो हमने भी पत्थरबाजी करी है, हमने भी करी है, ऐसी बात नहीं है, हम संग में गए हैं। उसके बाद जब उन्होंने देखा इनकी भीड़ ज्यादा है तो उन लोगों फिर आदमी पुलिस वाले आए साथ में। आप किसी कैमरे में होकर देख लीजिए, उसमें पुलिस वाले आए हैं वर्दी पहनो, फिर उन्होंने भैया ठाई ठाई करी है भाई, फिर हम नहीं रोके, हमारे आदमी मारे हैं शुमारी नहीं और जगदीश प्रधान ने वहाँ से सप्लाई करी है कमल चौकी मैम, वहाँ से के कमरे में रख कर आया है और सामान वहाँ से। जब केजरीवाल ने वहाँ से कहा है कब्जे बॉर्डर सील हुए हैं, तो केजरीवाल को पता नहीं था कि हल्ला हो रहा है, उन्हें भी वहीं से अब तुम जब मर गए दोनों तरफ हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों हमारे भाई। मैं तो अमित शाह से ये पूछना चाहती हूँ, सबसे बड़े मोदी ने 2002 में दंगा करवाया, गुजरात को सफा करवा दिया, ठीक है, करवाया ना, और ये अमित शाह तड़ी पार है। सबसे बड़ा आतंकवादी कहता है ना मुसलमान को है कि कांग्रेस वाले हैं कि आम आदमी वाले, कोई नहीं है। अमित शाह, योगी, मोदी, सबसे बड़े अमित शाह वो ये हैं, सबसे बड़े आतंकवादी। तो चाहे इंतखाबात हो या फसादात, मेरा ये मानना है कि आज मीडिया का इसमें अहम रोल बन गया है। शर्म की बात है, दिल्ली के असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी लीडरान के नफरत अंगेज बयानात किसकी सुर्खियों की जीनतें बनी? न्यूज चैनल्स की। यकीनन आपने देखा, आपने सुना, नफरत आमेज बयानात और तकारीर का रिकॉर्ड अगर कोई रखते हैं तो वो बीजेपी और दीगर भगवा तंजीमों के लीडरान के बयानात हैं। क्या ये बयानात दिल्ली के फसादात का ईंधन नहीं बने? इससे इनकार किया जा सकता है। जब लोगों को भड़काना था तब उन्होंने खूब भड़काया, लेकिन अब जब इनके कसूर को जाहिर करने के लिए हम चाहते हैं कि उन बयानात को सामने लाएं तो फिर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं कि अब आप उन बयानात को नहीं दिखा सकते। लेकिन जिन्हें दिखाने का मौका है वो मुकम्मल तौर पर दिखा रहे हैं और लोगों में नफरत डाल रहे हैं, लोगों को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। ये हमारी मीडिया का आज रोल हो गया है। योगी आदित्यनाथ, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, अल्पेश वर्मा, ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली इंतखाबात के मौके पर जो बयानात दिए उसका असर दिल्ली के कत्ले आम पर जरूर देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जबकि वो आजाद हैं। वहीं उस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई जिसके घर को खुद दहशतगर्द बलवाइयों ने आग की नजर करने के लिए वो हमला आवर होते हैं। इन्हीं में काउंसलर ताहिर हुसैन भी शामिल हैं जिनके घर पर हमला किया गया था। आइए ताहिर हुसैन और कपिल मिश्रा के दरमियान किस तरह का इम्तियाज किया गया इसको समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि वाकईतन मामला क्या है। सर, हमारे सामने ताहिर जी यहाँ बाहर खड़े थे। जब वहाँ भीड़ बढ़ती है, ताहिर जी ने अपने घर में पहले से इंतजाम कर रखा था। कम से कम 100-200 लोग सर उस छत पे, आपके सामने छत जो है वो 100-200 लोग वहाँ से पथराव कर रहे थे। खाली पथराव भी नहीं, वहाँ से सर वो जो आपके बोधे पेट्रोल बम पता नहीं इतनी तादाद में पेट्रोल बम कहाँ से लाए वो। तो ये पुलिस को पैकेट्स में तेजाब के, वहाँ पे तेजाब के पैकेट मिल रहे हैं, पेट्रोल बम मिल रहे हैं, पत्थरों, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, कट्टे भरे हुए इतना पत्थर था। वो तो शुक्र है किसी ने वीडियो बना ली, पत्थर मारे गए, गुलेल से पत्थर, मतलब प्रॉपर पत्थर मारे गए। किस तारीख की बात कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये 26-27 26 26 तारीख की बात है। जब ये सीन हुआ है यहाँ
यहाँ पे कम से कम 500 लड़के यहाँ पे चढ़े हुए, गोलियां भी चली है ऊपर से, सर हम तो ताहिर जी के भाई को पहचानते हैं, हमने खुद देखा ताहिर जी के भाई को वहाँ पर फायरिंग कराते हुए, खुद देखा, आंखों देखी सर, सेकंड फ्लोर पर खड़े थे वहाँ पर वो, खुद आंखों देखी बता रहे हैं। और जो आपका संजय सिंह और ताहिर जी ये बयान दे रहे हैं कि हम घर पे नहीं थे, हमारे घर पे कब्जा कर लिया था, जो वीडियोस वायरल हुई हैं, साफ साफ आप देख सकते हैं उनमें, साफ साफ उसमें चेहरा पहचान सकते हैं कि आप ताहिर जी वहाँ पर हैं, फोन पर बात तो जा रहे हैं और डंडा उनके हाथ में है और वो आदेश दे रहे हैं लोगों को। सर जो आप वीडियो में देखें उसमें तो आपको ऐसे लगेगा कि वीडियो नहीं देखी, आपने नहीं वीडियो की बात आप लोगों ने जो देखा मैं वो वो सर यहाँ नीचे खड़े हुए थे, नीचे से हमने देखा, आइए आइए। ये गलत है, ये झूठा आरोप है उनके ऊपर कि ताहिर हुसैन ने ऐसा कराया है। ताहिर हुसैन साहब तो खुद फंसे हुए थे अपने घर के अंदर, पूरी फैमिली के साथ रह रहे थे, कुछ दंगाइयों ने उनकी मकान पर हमला कर दिया। उन्होंने खुद फोन करके पुलिस को बताया कि भाई मुझे बचाओ। दिखाओ कौन सा वीडियो है, एक भी वीडियो नहीं, झूठ है। इस वीडियो को हम चैलेंज करते हैं, उनका घर है वहाँ, मैं भी अमन कमेटी से ये चैलेंज कर रहा हूँ कि ताहिर हुसैन तो अपनी जान बचाने के फिरक में जो है अंदर से बैठा हुआ था, तो फिर ताहिर हुसैन जो है पत्थर कैसा फेंक सकता था? ताहिर हुसैन की बिल्डिंग पर दंगाई लोग चढ़ने के बाद वो पत्थर फेंक रहे, ये मैंने भी देखा। ताहिर हुसैन तो खुद अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अपने मुस्लिम समाज से खास तौर से कि तुम अंदर जाओ, बाहर मत जाओ, और पुलिस ने खुद अनाउंसमेंट करवाया। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे ताहिर हुसैन है, जो आरोप लगाए, एक ईमानदार, बिल्कुल कुशल और बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। वो तो अपनी जान बचाने के लिए छत पे थे, वो तो फोन पे फोन कर रहे हैं पुलिस को, लेकिन पुलिस में आने में इतनी देर करी है। खुद कपिल मिश्रा जिम्मेदार है, जितने हिंदू भाई मरे, मुस्लिम भाई मरे, इस सब का जिम्मेदार कपिल मिश्रा है। उससे वो तो आतंकवादी है, उसे तो कड़ी से कड़ी देशद्रोही नहीं, उसे फांसी होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान वो सारे हमारे भाई हैं, दंगे कराना, हिंदू मुसलमान वो हमारे सब भाई हैं, हमें सबका दुख है। वो ऐसा नहीं है कि वो हिंदू है तो वो मरा, तो वो हमें दुख नहीं है, हमें हिंदू का भी दुख है, हमें मुसलमान 40 साल से ले रहे हैं, कभी कपिल ऐसा मिश्रा हुआ को नहीं कड़ी से है। ये तो बाहर की सजा होनी चाहिए इस मामले में। दुख है, मैं भी बहुत दुख है। अंकित शर्मा जब मारा गया, हमारा एक भाई मारा गया, हमारा पड़ोसी था अंकित शर्मा है, चाहे हिंदू कोई मारा गया, तो दो दिन तक पुलिस नहीं आती है सर। तो नाज़रीन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक जानिब कपिल मिश्रा है मीडिया में, दूसरी जानिब ताहिर हुसैन है। तो मीडिया को चाहिए यह था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त नोट लिया और जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हुकूमत से वजाहत तलब की, तो बजाय आप उन अफराद के बयानात और उनकी इश्तियाल अंगेजी और उनकी नफरत के फैलाने के मामले को देखते और उसका जायजा लेते और इस हवाले से हुकूमत को और पुलिस को इस जानिब तवज्जो दिलाते कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन मीडिया ने अपनी सारी तवानाई, अपने सारी मरकजियत, अपनी सारी तवज्जो ताहिर हुसैन की तरफ कर दी। ताहिर हुसैन वो जो आम आदमी पार्टी के एक काउंसलर हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई और सारी मीडिया का मरकज जो है ताहिर हुसैन का घर, ताहिर हुसैन की ऑफिस और ताहिर हुसैन के मराकिज हो गए। यहाँ पर मुख्तलिफ कवरेज जो है किए जाने लगे और ताहिर हुसैन के घर पहुंचकर मुख्तलिफ अंदाज में वो आप खुद भी देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर पत्थर पाए गए, देखिए यहाँ पर पेट्रोल बम्स पाए गए, देखिए यहाँ पर छत पर ये पाया गया, सारी चीजें। यहाँ पर आप ये समझने की जरूरत है कि ताहिर हुसैन का मकाम, ताहिर हुसैन का जो मकान है वो कहाँ है। यहाँ दो चीजें हैं, अगर हम बारीक बीनी से जायजा लेते हैं तो इसको समझने के बाद हम समझ सकते हैं कि ताहिर हुसैन ने क्या किया है, ताहिर हुसैन को क्या करना था और क्या ताहिर हुसैन के साथ हुआ, वो अभी आपने सुना भी लोगों ने क्या कहा। लेकिन दूसरी जानिब कपिल मिश्रा का मामला नफरत आमेज जो है कपिल मिश्रा की जानिब से और दीगर जो बीजेपी के लीडरान हैं उनकी जानिब से नफरत फैलाई जाती है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जहां तक ताहिर हुसैन का मामला है तो यहाँ समझने की जरूरत है, ताहिर हुसैन का जो मकान जिसको मीडिया बता रहा है, मुकम्मल कवरेज दे रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ से तशद्दुद किया गया, तो एक आम कॉमन सेंस की बात है कि ताहिर हुसैन का जो घर है वो अक्सरियती आबादी वाले मकाम में है, अक्सरियती आबादी वाली कॉलोनी में उनका मकान है। तो वहां पर रहते हुए क्या आप समझ सकते हैं कि एक वो आबादी जहां पर हिंदुओं की ज्यादा आबादी है, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि समझ में आए बात, वहां हिंदू आबादी ज्यादा है और ताहिर हुसैन जो मुसलमान है इनका घर है और वहां पर मुसलमानों की अक़लियत है। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि किस तरह से ताहिर हुसैन या फिर कोई भी हो वो जुर्रत कर पाएगा कि वो हमला करे किसी पर। यहाँ पर मामला ये है, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं और जो वहाँ के ऐनी शाहिदीन हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ताहिर हुसैन को दिफा करना पड़ा, यहाँ पर बलवाई हमला कर रहे थे तो उस वक्त दिफा किया गया, हो सकता पत्थर भी मारा गया हो,
लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि जिस तरह से छत पर ये पाया गया, वो पाया गया, ये अभी मीडिया कह रही है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि कहीं भी अगर किसी पर हमला होता है तो वो अपना दिफा का भी हक रखता है। तो दिफा किस तरह से किया गया, क्या किया गया, वहां पर क्या चीजें मिली, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन कॉमन सेंस, एक आम एतबार से यह समझा जा सकता है, जिस तरह से मीडिया कह रहा है कि जैसे ताहिर हुसैन की जानिब से यहाँ पर कोई हमला किया जा रहा था और निशाना बनाया जा रहा था, तो अकल में आने वाली बात यह नजर नहीं आती कि वो शख्स या फिर वो लोग जो वहां पर कम तादाद में रहते हैं वो बड़ी तादाद पर किस तरह से हमला कर सकते हैं, ये समझने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर हमारी मीडिया ने कुछ और ही जो है इसको जो है कुछ और ढंग से जो है पेश कर रहा है। शायद नाज़रीन यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि ताहिर हुसैन के हवाले से जो मीडिया का एक कवरेज है, शायद ताहिर हुसैन को, शायद मीडिया ये कहना चाहती है कि ताहिर हुसैन को एहसान जाफरी को याद करना चाहिए था। देखिए एहसान जाफरी के हवाले से भी, वो भी अपनी छत पर थे और वो भी जो है फोन कर रहे थे, वो भी जो है मिन्नतें मनाजतें कर रहे थे कि भाई बलवाई मेरे घर पर आ गए हैं और जो है इस तरह से जो है गेट को तोड़ दिया है और अब वो दाखिल हो रहे हैं और वो मार रहे हैं। लेकिन क्या हुआ था उनके साथ? चले गए, खत्म हो गए। उनकी अहलिया आज तक जो है मुकदमा कर रही हैं और अभी तक उनको जो है इंसाफ नहीं मिल पाया। तो वाकई हमारी मीडिया का शायद ये कहना है, ताहिर हुसैन ने जो है एहसान जाफरी की तकलीद नहीं की। एहसान जाफरी ने जिस तरह से खुद को अपने आप को सुपुर्द कर दिया था, शायद कहीं ना कहीं ताहिर हुसैन ने जो है ऐसा नहीं किया। ये सबसे बड़ी गलती ताहिर हुसैन की ये हुई कि उन्होंने एहसान जाफरी को फॉलो नहीं किया। शायद इसी वजह से हमारी मीडिया, ऐसा मालूम होता है कि हमारी मीडिया जो है उनके पीछे लगी हुई है। तो बहरकैफ ये एक सिर्फ ताहिर हुसैन का मामला नहीं है, बल्कि इतने ऐसे कितने होंगे जो बेकसूर होंगे, जिनके खिलाफ FIRs कर दिए गए और जिनकी गिरफ्तारियां भी अमल में ला ली गई, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और कितने ऐसे हैं जो बलवाई हैं, जिन्होंने नफरत फैलाई, जिन्होंने दंगा करवाया, वो आज़ाद घूम रहे हैं। ये कौन बताएगा, ये कौन किससे सवाल करेगा? क्योंकि जब मुहाफिज ही रहजन बन जाएं तो फिर मामला रहेगा क्या? बहरकैफ फसाद, दंगा, तशद्दुद कहकर हुकूमतें क्या अपना दामन छुड़ा सकती हैं? ये हमारा सवाल है। वजीर दाखिला अमित शाह से अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने इस्तीफे का मुतालबा किया। क्या अमित शाह इस्तीफा दे सकते हैं? क्या इस्तीफा दे देने के बाद भी वो बरी किए जा सकते हैं? इसलिए कि शुमाल मशरकी दिल्ली में होने वाले तशद्दुद को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर भी कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। यकीनन जिनके घर उजड़ गए, जिनके घरों पर हमले हुए, जो शुमाल मशरकी दिल्ली में मुसलसल खौफ व दहशत के आलम में रहे, जिन्होंने मजबूरन अपने घर छोड़ दिए, वो हुकूमत से यही सवाल कर रहे हैं कि जो खाकी वर्दियां पहने इनकी हिफाजत पर मामूर थे, वो हेलमेट पहने हुए हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इनके साथ नजर आ रहे थे। क्या खाकी वर्दी, सवाल ये किया जा रहा है कि क्या खाकी वर्दी वाले पहरेदार नहीं थे, बल्कि वो भी हमलावर ही थे? क्या ये सवाल करने का गुजरात के साबिक और मुल्क के मौजूदा वजीर दाखिला से अवाम का हक नहीं है कि वो इनसे सवाल करें? यह बहुत बड़ा सवाल पुलिस के रोल का है। चूंकि सोशल मीडिया पर हमको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया का जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की वीडियोस हमको मिलती हैं इन 4-5 दिनों की। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया को मुकम्मल तौर पर आप मुस्तरद कर देंगे? मुकम्मल सोशल मीडिया पर जो कुछ भी है वो सब झूठ है? अगर ऐसा है तो फिर सोशल मीडिया पर आप मुकम्मल तौर पर बैन लगा दें। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कुछ झूठ है तो बहुत कुछ सच भी है, जिसकी तहकीकात की जरूरत है। लेकिन फिर सवाल यही होता है कि तहकीकात करने वाले कौन है? बीजेपी लीडरान और मीडिया आज ये कह रहे हैं कि आज लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है, ना कि नमक छिड़कने की। तो मैं यहां पर यह जरूर कहूंगा कि यकीनन जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत होती है, लेकिन जख्मों पर मरहम रखने की दंगाई और दहशतगर्दों को कतई तौर पर इजाजत नहीं दी जा सकती। दंगाई और दहशतगर्द जो नफरत फैलाने वाले हैं वो जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते। आज सोशल मीडिया और जो दंगा भड़काने वाले या फिर जो दंगे कराने वाले हैं, उनको यह कतई हक नहीं है कि वो मरहम रखें। तो नाज़रीन, आप कुछ सोशल मीडिया का मुआयना करते हैं, जायजा लेते हैं उस पर किस तरह के रद्द-ए-अमल मिल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो वही बता रहा है
जो वो चाहते हैं, जो जिसमें इनका एक एजेंडा तय है। अब हम कुछ जायजा लेते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और किस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वाकईतन हकीकत क्या है। कहीं पुलिस खड़ी भी होगी ना और गुंडे खड़े होंगे तो मैं सोचूंगी गुंडा मेरी मदद कर देगा, पर पुलिस नहीं मदद करने के ऐसे हालात खड़े कर दिए इन लोगों ने। अगर ये देश की जनता को रोडों पर ही देखना चाहते हो, मरवाना चाहते हो, तो हम लोग देश की जनता रोडों पर मरने के लिए तैयार है। बट हम एनआरसी और सीए वापस होने तक यहीं डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। फटकार लगना अलग होता है, एक्शन लेना अलग होता है। हमें एक्शन चाहिए उनके ऊपर। कपिल मिश्रा, हमें एक्शन चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे देश के लिए खतरा है। कोई भी हो वो खतरा है, वो हर मजहब के ऊपर खतरा है। पूरे शाहीन बाग की औरत जल्द से जल्द उनको जो है सजा मिले, क्योंकि सारी दिल्ली को जला के राख कर दिया है। सारी मेरे बच्चों को, मेरी माँ को, मेरी बहनों को, 85 साल की औरत जो है वहाँ जल के राख हो गई है। मैं ये चाहती हूँ, मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द जो है कपिल मिश्रा को अरेस्ट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा उनकी सजा दी जाए। देखिए, मैं यही बोलूंगी कि इसके पीछे सिर्फ नेता लोगों का हाथ है। बीजेपी कुछ बोल नहीं रहे, मोदी जी हमारे कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जब वहाँ पे दंगे हो रहे थे तो वो ट्रम्प के साथ बिजी थे। अमित शाह जी कुछ बोलना नहीं चाहते और हमारे केजरीवाल साहब भी कुछ बोलना नहीं चाहते। मैं इन तीनों जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग दिल्ली में कर क्या रहे हैं। अगर आप लोगों से कुर्सी नहीं संभाली जा रही है तो प्लीज इस्तीफा दे दें, और अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो आप आइए हमारे साथ, कुछ बोलिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। या क्या कर रहे हैं आप लोग दंगे रुकवाने? इतने सारे लोग मर गए, उनकी जानें चली गई, उनके घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लोग इतना दहशत में हैं, दहशत के माहौल में हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केजरीवाल साहब हमारे चाहते हैं तो पहले दिन आवाज उठा सकते थे, तो जो 100 लोगों ने अपनी जान दी तो उसमें से शायद 50 लोग ही मरते, लेकिन नहीं, वो 3 दिन बाद फैलती भी नहीं। लेकिन वो 3 दिन बाद होम मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं कि हमें आर्मी चाहिए, हम ये सब कुछ करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो ये क्या है? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोई आम नहीं है। आप ही इस तरीके से हाथ उठा देंगे कि भाई मेरे बस में नहीं है, तो आम पब्लिक क्या करेगी? हम तो वैसे ही मर रहे हैं, तो हम तो मरने के लिए तैयार बैठेंगे। हमारे लोगों को तो मारा ही जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिर्फ इंसान मरते हैं। इनका कोई जात धर्म नहीं होता। जो लोग दंगे करते हैं वो सिर्फ नेता लोगों के कहने से करते हैं, और वो लोग, उनकी इससे रोटियां चलती हैं, जो सत्ता के लोग हैं। जिस तरीके से हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी हेट स्पीच को लेकर के, एक दिन हुई, अगले दिन की तारीख दी गई, अगले दिन सुनवाई फिर होनी थी। उससे पहले तबादला हो गया जज एस मुरलीधर का। मैम, ये सब चीजें हम ना फिल्म में देखते थे कि ऐसा हो गया, उसने उसके खिलाफ अगर एक्शन ले लिया तो उसका तुरंत तबादला हो गया। अब हम ये रियल लाइफ में देख रहे हैं कि कैसे, देखो, जज ने उसके खिलाफ फैसला लिया, अब वो उसका रातों रात तबादला हो गया। तो ये बीजेपी क्या करना चाहती है? मतलब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुइज्म की बात क्यों नहीं करती? इस्लाम की बात क्यों नहीं करती? सब इस देश में सब धर्म के लोग एक साथ रहना चाहते हैं, तो वो इस चीज को क्यों नहीं समझते? मेरी गुजारिश है मोदी जी से, प्लीज, हम लोग सब शांति से रहना चाहते हैं, यहाँ पे अमन शांति बनाए रहने दें, और प्लीज कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाएं इस दंगे को लेकर। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक नई तारीख दे दी है सुनवाई के लिए। कुछ होना है या नहीं, या फिर ये देश की जनता को रोडों पर ही देखना चाहते? अगर ये देश की जनता को रोडों पर ही देखना चाहते हो, मरवाना चाहते हो, तो हम लोग देश की जनता रोडों पर मरने के लिए तैयार है। बट हम एनआरसी और सीए वापस होने तक यहीं डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। उन्होंने भी तो कह दिया ना कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वो 1 इंच, हम आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे, रात दिन यहीं बैठे हैं, बैठे रहेंगे। हम अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी यहीं गुजार देंगे। कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया, थोड़ा तुरंत ही दंगे फसाद शुरू होने लग गए। वो क्या कर रहे थे? इन लोगों पे इतनी सी भी कार्रवाई करने जा रहे थे, बेचारे हमारे मतलब इंसानियत के हक के लिए खड़े हुए, तो उसे 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफर कर दिया उसका। ये लोग बस अपना सारा मानसिक संतुलन खो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। थोड़ा सा दिमाग ले आओ, इंसान बन जाओ। किसी के खून को खून समझो, वो सबका खून होता है, किसी एक मुस्लिम का नहीं होता, किसी हिंदू का नहीं होता। खून खून होता है, शर्म आनी चाहिए। हमसे वो वीडियो देखी नहीं जा रही जो तुम लोग हरकत कर रहे हो, जो तुम हरकत कर रहे हो। कैसे इंसान हो तुम? जानवर भी नहीं कह सकते तुम्हें। कहीं पुलिस खड़ी भी होगी ना और गुंडे खड़े होंगे तो मैं सोचूंगी गुंडा मेरी मदद कर देगा, पर पुलिस नहीं मदद करने के ऐसे हालात खड़े कर दिए इन लोगों ने। हम नहीं लड़ रहे, हम हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहे, कर रहे। ये खाली आरएसएस के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, कोई नहीं है हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम ने तो ये दिखा दिया कि हम एक हैं। उन लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करी है। और ये कितना वीडियो ऐसे सामने आए, कितना भी कर ले, हम हिंदू मुस्लिम इंशाल्लाह होने नहीं देने के। उन लोगों ने हमारी मस्जिद को टारगेट करा, कोई बात नहीं, हमें पता है वो आरएसएस के गुंडे टारगेट कर रहे हैं, कोई नॉन मुस्लिम टारगेट नहीं कर रहा। और वो लोग ना हिंदू है ना मुस्लिम है जो ये टारगेट कर रहे हैं। और हमने बल्कि उन लोग के मंदिर बचाए, उन लोगों ने हमारे नॉन मुस्लिमों ने हमारे भाइयों को अपने घर में रख के उन लोगों को बचाया है। किसी ने, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, ना होगी इंशाल्लाह। टारगेट
आरएसएस के गुंडे, आरएसएस के और बजरंग दल के हैं वही लोग ये दंगा फसाद करा रहे, वरना कोई नहीं किसी का साथ देने वाला। उनकी ये साजिश है, मैं बता रही हूँ, उनकी साजिश है। यहाँ बच्चों कहते कि बच्चों को यहाँ मत लेके आओ, उन्होंने बच्चों को किस तरीके से खौफ में डाल दिया है कि बच्चे हमारे 3 दिन तक हमारा खाने नहीं खाया है। हमारे बच्चे मुस्तफाबाद में, मेरे भाई रहता है, मेरी बहनें रहती है, किस तरीके से रहती है कि उन्हें उल्टी आ रही है, इस तरीके से आंसू गैस के गोले उनके घर में फेंके गए हैं कि उन्हें सांस नहीं आ रहा है बच्चों को। वो कह रहे हैं प्लीज हमारी मदद करिए, प्लीज हमारी मदद करिए। क्यों पुलिस नहीं जा रही है? अगर वो हमारे सामने मर भी जाए ना पुलिस, तो मैं कसम खा के कह रही हूँ कि मैं पुलिस का बिल्कुल यकीन नहीं करूंगी। इतना हमारे से भरोसा उठ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने हमारा भरोसा। हम बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते सरकार पे, हमारा दिल रो रहा है। हम क्या किस तरीके से हम मजबूरी में हैं, हम सिर्फ सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, किसी और चीज का नहीं कर रहे। क्यों आतंक फैला रहे हैं? हमने यहाँ लड़ाई झगड़ा करे अब तक? किसी को गलत बात बोली है या किसी के लिए भी अगर गलत बात बोली है तो हमसे आगे गए कि हमने तुम्हें उस वजह से आपको गलत बात बोली है, या हमने किसी के साथ झगड़ा करे, ये लड़ाई करी। हमारे बच्चे एम्बुलेंस भी निकलवाते हैं, अगर कोई परेशानी भी होती है उसकी भी गाड़ी निकलवाते हैं। हम आतंक नहीं फैलाने चाहते, ना हमारे हिंदू भाई आतंक फैलाने चाहते। ये जो बजरंग दल के हैं और ये आरएसएस वाले जो गुंडे हैं, वो हम 2 भाइयों को अलग करना चाहते हैं। पर इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कि हम इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से रहेंगे जैसे हम रहता है, हमारे में दरार डालने की कोशिश न करें। अगर देश की राजधानी दिल्ली में ही ये हो तो हम सुरक्षित कहाँ? हम तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है हम कहीं भी, क्योंकि देखिए एक पुलिस होती है, सिक्योरिटी होती है क्या, क्योंकि हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है कहीं पर भी। और हम देखिए इतने ये विरोध जो करें हम काला कानून का, इतने ही वापस नहीं हो जाता, इतने यहीं बैठे रहेंगे। हम उसके बार बार सुन रहे ना कि धमकी दे रहा है वो कि इसे उठाइए, यहाँ से इसे उठाइए। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है और सुप्रीम कोर्ट का सब मानते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ आगे बोले ना, इतना हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। सच्चाई सुनने वाला कोई भी नहीं है। थोड़ी सी आवाज उठाई हमारे हाई कोर्ट के ये जज ने तो उनका ट्रांसफर रात करा दिया गया। तो किसके ऊपर भरोसा किया जाए, कौन से इस पे कि जो इस देश को अच्छे रास्ते पे लेके चलेगा? ये तो ये इश्तियाल अंगेज जो है बातें करके चले गए, तमाम दिल्ली को आग की इसमें झोंक दिया, तमाम नौजवानों को आग की इसमें झोंक दिया। इस तरीके से कत्ल गारत का मंजर, और हमारे जो पीएम मोदी हैं वो अपने जो है ये ट्रम्प के स्वागत में लगे हुए हैं, उन्हें अपने देश की नहीं पड़ी हुई है कि हाँ किस रास्ते पे मेरा देश जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ उनको कोई सुनवाई नहीं। और ये जो आरएसएस के जो बंदे हैं इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे ये सारी चीजें डाल रहे हैं कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, आप मुझे टाइम दे 5 मिनट का तो मैं सारी दिन ये हिंदुस्तान से मुसलमानों का नाम मिटा दूंगा। तो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो उनको गुंडा ना कह करके, उनको ये देशद्रोही ना कह करके मुझे कहते हैं, जो हम खामोशी से अपने हक के लिए बैठे हुए 2 महीना से 2.5 महीना से यहाँ पे बैठे हुए, तो मुझे देशद्रोही कहा जाता है। मिनी पाकिस्तान शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को कहा जाता है। सारी आवाजें जितनी गंदी ये चीजें लगानी है सब सारे शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में शामिल किया जा रहा है। तो आखिर ये हमारी सरकार कहाँ खोई है, कहाँ गुम हो गई है? मैं चाहती हूँ कि प्लीज, मैं उसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि इंसानियत से थोड़ा सा भी सबक लें और थोड़ा सा भी इंसानियत बरतें और अपने देश को बचाएं। एक्चुअली मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ये चीज़ याद रखी जाएगी, हमेशा याद रखी जाएगी। जब हमारा मुख्यमंत्री केजरीवाल, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी, जब हमारा गृह मंत्री अमित शाह थे ना, तो दिल्ली की आज ये सिचुएशन है, ये हालत है। ये सालों साल क्या, ये आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि दिल्ली को किस तरह जलाया गया है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो उन्होंने हर गली, हर एक नुक्कड़, हर एक महिला, मतलब इस तरीके से काट कर उनको डाला गया है नालों के अंदर, ये सब क्या चीज़ है? ये हमारे दिल्ली को क्या से क्या इन लोगों ने बना दिया? उनको क्यों समझ नहीं आ रही ये चीज़ कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। ये गुजरात का मॉडल स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, जो इन्होंने गुजरात में किया ना, वो बिल्कुल सेम शक्ल वहाँ जाफराबाद, मौजपुर और वहाँ ये एक्टिविटी हुई है। वो जिस चीज़ में मैं अपने भाइयों से मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन लोगों के जो ये लोग चंद लोग बुलाए गए हैं, जो ये आरएसएस के गुंडे हैं और ये इस तरीके की जो संघी लोग हैं, इनकी बातों में प्लीज़ आप नहीं आए। हमारे दिल्ली की जनता बहुत अच्छी है, एक बहुत खूबसूरत हमारी दिल्ली है, उसको बर्बाद नहीं होने दें। हमारे जो दिल्ली वालों का ये काम नहीं है, दिल्ली वाले ना कोई मुसलमान, लोग तो पलायन करने पे लगे हुए हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो रोजगार ढूंढने दिल्ली में आते थे अब वो पलायन कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो चीज़ तो उन्होंने की है ना,
उन्होंने ये प्री प्लानिंग उन्होंने की है कि उन्होंने एक सिस्टम, जब हमारे गेस्ट यहाँ दिल्ली के अंदर आए हैं, जब पूरी मीडिया वहाँ लगी हुई है, तभी ये एक्टिविटी क्यों हुई? क्योंकि उनका पूरा प्री प्लान था ये कि उनको क्या करना है और वो किस एंगल से उनको ये चीज लेकर चलनी है। तो वो अपने उसमें पूरी एक्टिविटी वो कामयाब हो गए जो वो लोग करना चाहते थे। लेकिन आज मुझे बहुत दर्द और बहुत तकलीफ हो रही है, जो एक एक घर जला है ना, जो एक एक घर जलाया गया है और सामानों को निकाल कर खुरेजी की एक गली नहीं छोड़ी, मौजपुर की एक गली नहीं छोड़ी, मस्जिदों की ये हालत कर दी उन्होंने। मस्जिदों जो एक धर्म स्थल होता है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाना दिल दहला देने वाली शक्ल होती है, इसमें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो इन लोगों ने किया है ना, वो इन लोगों को देखो जैसे भुगत रहे हैं ना वो लोग, चाइना में हो रहा है ना, बेआवाज लाठी है ना वो, मतलब एक कम्युनिटी के साथ आप ऐसा। और ये चीज क्यों हो रही है? क्योंकि ये लोग संयम नहीं बना पा रहे हैं। जो इनके मंत्री हैं, जो स्टार्टिंग से ये चीज करते आ रही हैं, अगर कपिल मिश्रा ने ये चीज नहीं बोली होती ना, तो शायद आज हमारी दिल्ली का ये नक्शा नहीं होता, जो पूरा रूप दिखाई दे रहा है एक तबाही का, ये नहीं होता। अगर वो अपने वर्ड पर संयम नहीं रखा होता। क्यों आए वहां पर? उनको पता था कि ये आंदोलन वो किस चीज के लिए वहां बैठी हैं, वो जो लेडीज बैठी हैं वो किस चीज के लिए बैठी। थोड़ा वेट करना चाहिए था कि वहां से वो हटेंगी या नहीं हटेंगी। दिल्ली बंद था, 23 डेट थी कि उनको क्या करना है, थोड़ा वेट करना चाहिए था। ये नहीं है खुलेआम सड़क पर बैठ के पूरा घेर कर उन्होंने इस तरीके की पूरा कि पुलिस को धमकी दे रहे हैं वो, और पुलिस एक्टिविटी कर रही है। हमारे डीसीपी के सामने उन्होंने क्या बोला? उन्होंने उनको रोका नहीं, कुछ एक्शन नहीं लिया। आप उधर जा रहे हो, वहां पे नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हो, उन नेताओं को गिरफ्तार, छत पर ये मिल गया, वो हो गया, बोतलें मिल गई। अरे भाई, तुम्हारा तो ऑलरेडी प्रूफ, बिल्कुल प्रूफ के साथ वो एक खुली चेतावनी दे रहे हैं, प्रूफ के साथ कि हम ऐसे करेंगे, हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे, अगर तुम नहीं हटे तो हम पुलिस। तो ये क्या है? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? फटकार लगना अलग होता है, फटकार लगना अलग होता है, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे वो हमारे न्यायालय का हो। फटकार लगना अलग होता है, एक्शन लेना अलग होता है। हमें एक्शन चाहिए उनके ऊपर। कपिल मिश्रा, हमें एक्शन चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे देश के लिए खतरा है। कोई भी हो वो खतरा है, वो हर मजहब के ऊपर खतरा है। रोकने वगैरह बहुत दरिंदगी की औरतों की आवाज है कि कपिल मिश्रा को ये अरेस्ट किया जाए। पूरे शाहीन बाग की औरत, जल्द से जल्द उनको जो है सजा मिले, क्योंकि सारी दिल्ली को जला के राख कर दिया है। सारी मेरे बच्चों को, मेरी माँ को, मेरी बहनों को, 85 साल की औरत जो है वहाँ जल के राख हो गई है। मैं ही चाहती हूँ, मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द जो है कपिल मिश्रा को अरेस्ट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा उनकी सजा दी जाए। तो नाज़रीन, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हमारे वजीर दाखिला क्या कहते हैं वो आप जरूर सुने। उसके बाद हम ये तय करने की कोशिश करेंगे, ये जरूर जांचने की कोशिश करेंगे कि वाकई फिर अब क्या रास्ता हमारे मुल्क को बचाने का या हमारे आईन को बचाने का, इंसानियत को बचाने का रह जाता है। मोदी जी ने सीए को लाकर वो लाखों करोड़ों लोगों के मानव अधिकार का रक्षण करने का काम किया है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू ने जो वचन दिया था, वो वचन को पूर्ति करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है, इससे देश की जनता बाहर आए और जो झूठ फैला रहे हैं उनको सवाल पूछे कि बताओ सीए के कौन से क्लॉज के अंदर, कौन किसी धारा के अंदर नागरिकता लेने का प्रावधान है? कहीं पर नहीं है। इस झूठ को देश की जनता ने जानना चाहिए। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने, तो नाज़रीन, अभी आपने सुना कि अमित शाह क्या कह रहे हैं। वो मुल्क के एक बावखार और जिम्मेदार ओहदे पर फायज वजीर दाखिला हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी जो कुछ जाने चली गई, जो कुछ तबाहियां, वो बर्बादियां हो चुकी, इसके बावजूद भी चाहे वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हों, चाहे वज़ीर दाखिला हों, चाहे बीजेपी हो, चाहे मरकज़, हमारा मरकज़ी सरकार हो, वो अपने मौक़िफ़ पर अटल है। चाहे वज़ीर क़ानून हो, सबकी एक ही बात है कि CAA से हम रत्ती बराबर पीछे नहीं हटेंगे। तो बहरकैफ अभी जो सूरत हाल दिल्ली में हो चुकी और अब भी जो बनी हुई है, वो बहुत से सवाल खड़ी कर रही है। एक जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ अपने मकाम पर अटल है और दूसरी जानिब जिस तरह की सूरत हाल मुल्क भर में हो चुकी और जिस तरह के एहतजाज चल रहे हैं, दिल्ली में किस तरह की जानें चली गई, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत अब अपने मौक़िफ़ से एक इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। और दूसरी जानिब
हम कह सकते हैं कि एक बड़ी तबाही हो चुकी, बड़ी तादाद में लोगों की जानें जा चुकी, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो मामला है ये टकराव इख्तियार करता हमको नजर आ रहा है। लेकिन इसके नतायज किसी सूरत अच्छे नहीं हो सकते और यहाँ पर ये जान लेना चाहिए कि ये किसी सूरत जो शुमाल मशरक़ी दिल्ली में जो कुछ हुआ ये हिंदू मुसलमान का कतई तौर पर झगड़ा नहीं, ये कतई तौर पर फ़िरका वाराना मामला नहीं है, ये कतई तौर पर आम हिंदू मुसलमान का कतई तौर पर झगड़ा नहीं है, बल्कि वाक़अतन ये उस सियासत का एक हिस्सा है जिसके हवाले से हम क्या कहें, जो हमारे मुल्क को तबाह करना चाहती है, जो हमारे मुल्क की एकजहती पर निशाना लगा रही है, जो हमारे मुल्क के आईन को तब्दील कर देना चाहती है, जो वाक़अतन मजीद इनके मंसूबे क्या हैं ये एक एक करके हमारे सामने आ रहा है, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क एक ऐसे रास्ते पर ऐसा मालूम हो रहा है कि चल पड़ा है जिसमें सुकून, अमन, शांति नजर नहीं आ रही है। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है और कब तक ऐसा चलता रहेगा और इसका मुकाबला कैसे किया जाए कि अपने मुल्क की भी हिफाजत हो, आइन की भी हिफाजत हो, इंसानियत की भी हिफाजत हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये शायद फिर हिंदुस्तानियों को ही मिलकर सोचना होगा, देखना होगा और एक राह तलाश करनी होगी। लेकिन जो सूरत हाल बनी हुई है वो काफी तशवीशनाक है। अब यहाँ पर अहम जो नुक्ता है वो यही है कि हम अपने इत्तेहाद को न छोड़ें, हम मुल्क को तबाह करने वालों के इन नापाक मंसूबों को नाकाम बनाएं और वो इसी के तहत हो सकता है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारा भाईचारा है इसको बनाए रखें और इसी के जरिए इनके नापाक मंसूबों को नाकाम बनाएं ताकि हम इस तरह की वहशत से हमको हमेशा के लिए नजात मिल सके। तो नाज़रीन, आखिर में सलाम है दिल्ली के उन हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और तमाम ज़ात और तबक़ात के लोगों को जिन्होंने एक बड़ी आफत का डटकर मिलकर मुकाबला भी किया। यकीनन तबाही हुई, यकीनन बड़ी तादाद में जाने गईं, लेकिन उन्होंने उस बड़ी मजीद तबाही को रोका जो 2002 में हमने देखा था। तो इसी उम्मीद और इसकी तवक्का के साथ जो नापाक अज़ाइम करने वाले, जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, जो हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, जो एक फ़िरका वाराना एक ऐसी आग को भड़काना चाहते हैं जिसके लपेट में सारा मुल्क आ जाए, ना सिर्फ दिल्ली, तो इनके अज़ाइम को दिल्ली वालों ने कहीं ना कहीं नाकाम ज़रूर बनाया है। बड़ी तादाद में जाने गई, तबाही ज़रूर हुई, लेकिन उसके बावजूद इनको सलाम है तमाम यकीनन दिल्ली वालों को, तमाम हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, जिन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे की जानें बचाई, एक दूसरे के मजहबी मकामात की हिफाजत की और नापाक मंसूबे रखने वालों को नाकाम बनाया। हम अपनी कॉलोनी का माहौल, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हम अपनी कॉलोनी का माहौल, 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 हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। हम अपनी कॉलोनी का माहौल, हम अपनी कॉलोनी का माहौल। इसी तर्ज अमल और इसी यकजहती को हमको मद्देनजर रखना होगा ताकि हम आगे भी जो चाहते हैं कि हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की यकजहती को नुकसान पहुंचाने वाली जो ताकत है उसको नाकाम बनाएं, ताकि जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, ताकि आइन का हम मिलकर डटकर तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। न सिर्फ जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो, बल्कि जो हमारे मुल्क के दुश्मन बने हुए हैं, जो हमारे मुल्क के आइन के, दस्तूर के, हमारे मुल्क की यकजहती के दुश्मन बने हुए हैं, उनको हमेशा के लिए नाकाम बनाया जा सके। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुकदमा अपने अख्ताम को पहुँचता है। सैयद बाकर को पूरी 4TV न्यूज़ की टीम के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।